अस्सलाम एवरीवन। सबको मेरी आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन विजिबल है? एक थम्स अप कर दें ताकि फिर हम शुरू करें। ओके जी। नाउ द पॉइंट इज वी वर डूइंग द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स कर रहे थे। मैंने आप लोगों को जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी क्या कहते हैं शेयर कर दी थी आपके साथ वीडियो लेक्चर्स, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में जो हमें करना है वो इसके डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं उन पे बात करनी है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास में हमें करना है, बिकॉज इसके जो रीसेंट पेपर्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डिफ़िकल्ट है। वो इतने आसान क्वेश्चंस एग्जामिनर दे नहीं रहा है, राइट? तो वी हैव टू डिस्कस दोज क्वेश्चंस। आज की क्लास में जो हमें करने हैं वो बेसिकली वो क्वेश्चंस हैं जिसमें एग्जामिनर परमुटेशन कॉम्बिनेशन को भी साथ लिंकअप करता है और साथ प्रोबेबिलिटीज को भी करता है, राइट? तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो वैसी आप लोगों को बड़ी वो लगती है, और सब जब साथ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी के साथ मर्ज हो जाए तो फिर वो वैसे ही बड़ा डिफिकल्ट बन जाता है। तो वी हैव टू स्टार्ट विद दोस क्वेश्चन। एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर ग्रेजुअली अपना डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करेंगे। तो एवरीबडी टेक 2 minutes, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एवरीबडी ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक ट्राई लें, तब तक बाकी भी ज्वाइन कर रहे हैं वो ज्वाइन कर लें, फिर हम लोग मैं सॉल्व करता हूँ इसको। ओके जी, आए सॉल्व करते हैं। उससे हमें कहा क्या है, कहता है अ फेयर रेड स्पिनर हैज 4 sides नंबर 1 2 3 4। अब फेयर ब्लू स्पिनर हैज 3 sides नंबर 1 2 3। ठीक है। व्हेन अ स्पिनर इज स्पन द स्कोर इज द नंबर ऑन द साइड्स ऑन विच इट लैंड्स। ठीक है जी। कहते हैं द स्पिनर्स आर स्पिन एट द सेम टाइम्स। दो स्पिनर्स हैं हमारे पास और उनको इकट्ठा उसने स्पिन किया है। फेयर इनफ। कहता है द रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट्स द स्कोर ऑन दिस रेड स्पिनर माइनस द स्कोर ऑन द ब्लू स्पिनर। आपके पास जो स्कोर है वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है? दैट इज द रेड स्पिनर माइनस द ब्लू स्पिनर। आप ये नहीं कर सकते कि ब्लू स्पिनर माइनस रेड कर दें, नहीं, स्कोर कैलकुलेट ही ऐसे होना है। उससे कहा है ड्रॉ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर एक्स। हमें एक्स के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, राइट? अब पॉइंट ये आता है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है स्कोर को। ये जो मेरा रैंडम वेरिएबल है वो इस स्कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? अब सबसे पहले अगर मेरे पास ये वाला सिनेरियो है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट, मैं सबसे पहले ये देखूंगा यार मेरे रैंडम वेरिएबल एक्स के अंदर जो कि मेरा स्कोर है रेड स्पिनर माइनस ब्लू स्पिनर, उसके अंदर वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं। तो उसके लिए बेटा क्या करूंगा, मैं यहां पे एक पॉसिबिलिटी आउटकम डायग्राम बनाऊंगा। यहां पे मैं 1 2 3 4 1 2 3। गौर से देखिएगा, यहां पे मेरे पास रेड स्पिनर आ गया, यहां पे मेरे पास ब्लू स्पिनर आ गया। रेड स्पिनर के पास है 1 3 4, ब्लू के पास है 1 2 3। स्कोर कैलकुलेट कैसे हो रहा है? सब्ट्रैक्शन करके, राइट? आया सब्ट्रैक्शन भी कर देता हूं मैं। 1 माइनस 1 0, अब दिस इज 2 माइनस 1 नहीं करूंगा मैं, 1 माइनस 2 होगा क्योंकि रेड माइनस ब्लू है। तो यहां पे क्या आएगा? -1। 1 माइनस 3 कितना होगा? -2 1। अब ये जो मेरे पास ड्रॉ आउट हुआ है, दिस इज ऑल द पॉसिबल आउटकम्स जो कि मेरे पास आ सकते हैं। दिस वन, राइट?
गौर से देखिएगा। अब हम अपना बनाते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये जो मेरे पास बना है ये मेरे पॉसिबल आउटकम्स है। मैं अगर दोनों स्पिनर्स के सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये आउटकम्स मुझे अचीव हो सकते हैं, राइट। अब मुझे जो पता चला यहां से, मुझे पता ये चला कि मेरे पास जो आउटकम्स आ सकते हैं वो ये आ सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब मैं बनाऊंगा तो उसमें मेरा जो x है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x रिप्रेजेंट कर रहा है स्कोर को। तो यहां पे पहले मैं x लिखता हूं और नीचे मेरे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अब x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, गौर से देखिएगा। मैंने जब स्कोर कैलकुलेट किया है तो स्कोर में मेरे पास -2 आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। तो मेरा जो रैंडम वेरिएबल x है वो किस किस को रिप्रेजेंट करेगा, वो मेरा रिप्रेजेंट करेगा, लिख देते हैं यहां पे, दिस इज गोइंग टू बी -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। तो यहां पे मेरे पास ये पॉसिबल आउटकम्स जो है ये मेरे पास इधर आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटिंग द रैंडम वेरिएबल x। यहां तक सबको क्लियर है? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे सबके। ओके जी। अब नाउ वी आर सपोज, देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए मैंने क्या बताया था, ऊपर रैंडम वेरिएबल x आता है, नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी होती है, राइट। तो अब हम अपनी इनकी प्रोबेबिलिटी भी लिख देते हैं, गौर से देखिएगा। 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहां पे एक 2 लिखा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहां पे 2 आने -2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय 12। -1 कितने हैं, 2 -1 है तो कितना आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 12। जीरोस कितने हैं, 1 2 3, 3 जीरोस है तो 3 डिवाइडेड बाय 12। 1 कितने हैं, 1 2 एंड 3, सो दैट इज गोइंग टू बी अगेन 3 डिवाइडेड बाय 12। उसके बाद 2 कितने हैं, 2 2s है तो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा, और 3 आपके पास 1 है तो 1/12 आ जाएगा। सो दैट कंप्लीट्स माय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सबको यहां तक क्लियर है? तो अब ये जो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ किया है ये एक और मेथड से किया है। पहले हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चंस जब किए थे तो उसके अंदर हम लोगों ने ट्री डायग्राम यूज किया था। नाउ दिस इज अनदर टाइप ऑफ अ क्वेश्चन जिसमें हमने कोई और मेथड से इसको सॉल्व किया। मैंने एक बात बोली थी, मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो फिलअप करना है उसका मेथड कोई डिसाइड नहीं है, यू आर द वन हु इज गोइंग टू डिसाइड इट। तो हमें मैक्सिमम वो क्वेश्चंस करने हैं जिसमें हमारे पास मल्टीपल वेरिएंट के क्वेश्चंस हो, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप से इनको फिलअप कर सके, राइट जी। फिर उससे हमें कहा है फाइंड द वेरिएंस। मैंने एक बात बोली थी, वेरिएंस अगर आपको फाइंड करनी है तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास वेरिएंस कैलकुलेट करने का, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल्स टू समेशन x का स्क्वायर डॉट p ऑफ x माइनस e ऑफ x का स्क्वायर, राइट जी। आइए सॉल्व करते हैं। क्या होगा, सबसे पहले हमें मीन भी कैलकुलेट करना है। मीन हमारे पास अभी कैलकुलेट नहीं हुआ, मीन भी कैलकुलेट कर लेते हैं इसका, ये वाला पूरा कर लेते हैं क्वेश्चन। आगे मैं वेरिएंस और मीन कैलकुलेट नहीं करूंगा। ई ऑफ एक्स हमारे पास कैसे फाइंड होगा, सिंपल सा रूल था, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। -2 मल्टीप्लाई बाय 1/12 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2/12 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3/12 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3/12 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2/12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/12। तो यहां से मेरे पास मीन आ जाएगा ई ऑफ एक्स। उसकी वैल्यू मैं आप लोगों को बता देता हूं, स्ट्रेट अवे लिख रहे हैं, हमें थोड़ा आगे चलना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 1/12 आता है। वेरिएंस कैसे फाइंड होगा, x का स्क्वायर इनटू p ऑफ x। तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/12। अब इन x की वैल्यू का स्क्वायर लेके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द वेरिएंस। प्लस कितना होगा, -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2/12 प्लस 0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/12 प्लस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/12 प्लस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 2/12 प्लस 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/12। माइनस किससे करना है, मीन के स्क्वायर से, 1/2 के
स्क्वायर से। तो यहाँ से जो मेरे पास वैल्यू आती है वेरिएंस की, दैट विल बी इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 23 डिवाइडेड बाय 12। दैट इज द आंसर फॉर द वेरिएंस। राइट, स्ट्रेट अवे हमें सिंपल सिंपल वेरिएंस के लिए कैलकुलेशन करनी होती है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दिस इज द ए पार्ट और अदर द फर्स्ट पार्ट, दिस वन इज द सेकंड पार्ट। सबको यहां तक क्लियर है बेटा? थम्स अप चाहिए मुझे। ओके जी, ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब आते हैं एक स्टेप अहेड, गौर से देखिएगा। उससे हमें कहा है थर्ड पार्ट के अंदर, कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू 1 गिवन दैट x इज अ नॉन जीरो नंबर। कोई मुझे बताएगा ये वाला जो पार्ट है, थर्ड पार्ट, ये कौन सा क्वेश्चन है, किससे सॉल्व होगा? एक हिंट दिया हुआ मैंने, ये कौन सी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है? जी जी बोले। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जी, मैंने एक बात आप लोगों को बताई थी, मैंने कहा था कि अगर आपके पास गिवन दैट का वर्ड कहीं पे भी यूज हो जाता है, वो हमारे लिए हिंट होता है कि ये वाला जो पार्ट है आपके पास, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। राइट, आए अब इसको भी सॉल्व करते हैं। उससे कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू 1, x 1 होना चाहिए, गिवन दैट x इज अ नॉन जीरो। राइट, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, क्या बताया था मैंने कहा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं होता, आपने फॉर्मूला वही वाला याद रखना है जो ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी का होता है, डिजायर आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल। कंडीशन ऊपर आएगी, गिवन दैट के बाद जो भी है वो नीचे आएगा, वो और से देखिएगा। उससे कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू 1। 1 आने की प्रोबेबिलिटी न्यूमिनेटर में आएगी। 1 कहां पे है हमारे पास? एक ये 1 पड़ा हुआ है, एक ये 1 पड़ा हुआ है, एक ये 1 पड़ा हुआ है। तो क्या लिखूंगा मैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 3 डिवाइडेड बाय 12। 1 कैसे आ सकते हैं? 3 1 है, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम विच इज गोइंग टू बी 12 डिवाइडेड बाय गिवन दैट x इज अ नॉन जीरो नंबर। जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में आएगी। कौन कौन से नॉन जीरो नंबर्स है हमारे पास? काउंट करते हैं। -1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 नॉन जीरो नंबर्स है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी को मैं डिनोमिनेटर में लिख दूंगा विच इज गोइंग टू बी 9 डिवाइडेड बाय 12। सबको ये वाला क्लियर है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे सबके। Everybody clear with this? ओके, अब अगर मुझे इसको फर्दर सॉल्व करना है, मेरा आंसर क्या बनेगा? इसको अगर मुझे फर्दर सॉल्व करना है तो स्ट्रेट अवे सॉल्व कर देते हैं। क्या होगा हमारे पास? ये 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मेरे पास कितना बच जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी 3/9 विच इज गोइंग टू बी 1/3। दैट मेक्स अस द आंसर। राइट जी, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर एक स्टेप और आगे चलते हैं। ये तो अभी सिंपल क्वेश्चन की है, हमें आज डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने हैं। ओके जी, आए एक और क्वेश्चन करते हैं। एवरीबडी टेक 2 मिनट्स, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करता हूं।
आए जी सॉल्व करते हैं। Now yet again this is a different type of a question. उसने कहा है a small farm has 5 ducks and 2 geese. अब इस क्वेश्चन को बेटा बड़े ध्यान से समझना है। Now these are the different type of a questions, right? आगे जो हम कर रहे हैं उससे हमें कहा है 4 of these birds are chosen at a random. ये मेरे पास अंडरलाइनेबल वर्ड है, chosen at a random. ठीक है, कहते हैं रैंडम वेरिएबल x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ गीजेस चोजन। x रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ गीजेस चोजन। ठीक है, अगर आप लोग अपने नोट्स खोल के देखो, जब मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन का वर्ड चैप्टर करवाया था, मैंने कहा था अरेंजमेंट का वर्ड आ जाए दैट इज रिलेटेड टू परमुटेशन, सिलेक्शन या चोजन का वर्ड आ जाए दैट्स रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन। दो जगह पे एग्जामिनर ने इस वर्ड को यूज किया है चोजन का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर से मुझे पता चलना चाहिए भाई ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि उसने बार बार ये वर्ड यूज किया है कि भाई 4 बर्ड सिलेक्ट हुई है, चोजन हुई है एट अ रैंडम, और रैंडम वेरिएबल x रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ गीजेस चोजन। तो ये कॉम्बिनेशन का हमारे पास क्वेश्चन बन गया। कहते हैं ड्रॉ अप द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x को ड्रॉ करना है। गौर से देखिएगा, हमारे पास जो नंबर ऑफ डक्स है, यहां पे पहले मैं लिख देता हूं, डक्स मेरे पास कितनी है, वो 5 है। गीजेस मेरे पास कितनी है, वो 2 है। मुझे 4 बर्ड सिलेक्ट करनी है। ठीक है जी, गौर से सारों ने देखना, अभी कोई लिखेगा नहीं, एवरीबॉडी फोकस ओवर है। कहता है ड्रॉ अप द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। x आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी गीजेस सिलेक्ट हो सकती है। ये जो 4 बर्ड्स हमें सिलेक्ट करनी है, इसमें कितनी गीजेस आ सकती है, ये हमारा x रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे सबसे पहले अगर मैं टेबल ड्रॉ करूं, तो टेबल जब मैं ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास इधर आ गया मेरा x, यहां पे मैं क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x। इसको यहां से किया डुप्लीकेट, ये यहां पे आ गया, ये यहां पे आ गया। सबसे पहले बेटा डिसाइड करेंगे x के अंदर आ क्या क्या सकता है। आपके पास x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ गीजेस सिलेक्टेड इन 4 बर्ड्स में। ये जो 4 बर्ड्स है, इसमें गीजेस कितनी सिलेक्ट हो रही है। पहले मैं कह सकता हूं कि भाई 0 गीजेस हो जाए। 4 बर्ड सिलेक्ट करनी है ना, वो 4 में एक भी गीज ना है। हो सकता है आपके पास क्या हो कि आपके पास क्या होगा कि आपके पास 5 की 5 डक्स आ जाए, तो मेरे पास क्या कहूंगा मैं, 0 गीजेस सिलेक्टेड। हो सकता है मेरे पास एक गीज सिलेक्ट हो जाए, हो सकता है मेरे पास दोनों की दोनों गीजेस सिलेक्ट हो जाए। यही मेरे पास बन सकता है ना, जो 4 बर्ड्स मैं सिलेक्ट कर रहा हूं उसमें से या तो 0 होंगी, या फिर मेरे पास हो सकता है एक सिलेक्ट हो जाए, या फिर मेरे पास दोनों की दोनों सिलेक्ट हो जाए। सारों को ये x क्लियर है, ये जो मैंने 0 1 2 लिखा है सबको यहां तक क्लियर है। उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। थम्स अप आने चाहिए मुझे इस पॉइंट पे सबके। किसी को अगर यही क्लियर नहीं हुआ पहले वो बात कर लें। यार मैंने ये कहा है कि हमारे पास जो x है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ गीजेस सिलेक्टेड। ये जो 4 बर्ड्स हैं, मैं ये कह सकता हूं मेरे पास एक, ये जो 4 बर्ड सिलेक्ट हो रही हैं, इनमें से एक भी गीज ना सिलेक्ट हो, तो वो 0 लिख दिया उसके लिए मैंने। फिर मैंने कहा है कि इन 2 में से, ये जो 2 गीजेस हैं, इनमें से एक सिलेक्ट हो जाए। ये जो 4 बर्ड्स मुझे ग्रुप बनाना है 4 बर्ड्स का, इनमें 2 में से एक आ जाए। फिर मैंने कहा है कि दोनों की दोनों आ जाए, तो बाकी जो रिमेनिंग होंगी वो डक्स आ जाएंगी। तो ये मैंने सबसे पहले x लिख लिया कि x मेरे पास क्या क्या वैल्यूज ऑफ गीजेस बन सकती है। क्लियर होगी बात। अब हमें इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। गौर से देखिएगा प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट ले रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 से। कैसे होगा, x इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ गीजेस को। यहां पे लिख देता हूं नंबर ऑफ गीजेस। ठीक है जी, क्या बनेगा हमारे पास, अगर 0 गीजेस है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 में से 0 गीजेस, तो 2c क्या करूंगा, 0। सारों को यहां तक एग्रीड है भाई। 2 गीजेस थी, उसमें से 0 सिलेक्ट कर ली, तो क्या लिखूंगा मैं, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, 2c 0 लिख दूंगा। सबको यहां तक एग्रीड है, थम्स अप चाहिए मुझे सबके इस पॉइंट पे। आगे चलते हैं। अब अगर 2 गीजेस सिलेक्ट हो रही हैं, 2 में से 0 गीजेस सिलेक्ट हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे 4 बर्ड्स पूरी करने के लिए डक्स में से उठानी पड़ेंगी। तो डक्स में से मुझे कितनी बर्ड्स लेनी पड़ेंगी, 4 का ग्रुप पूरा करना है। तो क्या मैं लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई बाय 5c4। 5 में से मुझे 4 डक्स सिलेक्ट करनी पड़ेंगी ताकि मेरे 4 का ग्रुप पूरा हो सके।
डिवाइडेड बाय, ये मेरा डिजायर बन गया, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कैसे आएंगे? टोटल आउटकम्स मुझे कैसे मिलेंगे बेटा? सबसे पहले मैं काउंट करता हूं टोटल बर्ड्स कितनी है। 5 डक्स हैं, 2 गीजेज है, तो टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स मेरे पास बन गई 7। इन 7 में से किसी भी तरीके से 4 बर्ड्स आ जाए वो मेरा टोटल आउटकम बनेगा। तो वो मैं कैसे लिखूंगा? दैट इज गोइंग टू बी 7C4। सबको ये वाला क्लियर है? ये समझ आ गया तो बाकी रिमेनिंग में कोई मसला नहीं होगा। यहां तक सबको क्लियर है? थम्स अप कर दे पहले। सबको यहां तक क्लियर है बेटा? ओके। इसकी वैल्यू को अगर मैं फाइंड करूं, कैलकुलेटर सारे बच्चे पर जरा पकड़ लें। 2C0 की वैल्यू को अपने कैलकुलेटर पे देखें, मल्टीप्लाई बाय 5C4 करते हैं, डिवाइडेड बाय 7C4, तो वो मेरे पास जो आता है दैट इज गोइंग टू बी 5 डिवाइडेड बाय 35 विच इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1/7। तो 0 आने की मैं जगह पे क्या लिख दूंगा? 1/7। एवरीबडी इज फोकस्ड ऑन दिस। फिर नेक्स्ट चलते हैं x इज इक्वल्स टू 1 पे। x इज इक्वल टू 1 का मतलब यह है कि एक गीज सिलेक्ट हो रही है। अब क्या लिखूंगा मैं? 2C1, दो में से एक गीजेस को सिलेक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 5C3। अब ऑब्वियस ही बात है डक मुझे 3 लेनी पड़ेंगे क्योंकि मुझे 4 बर्ड्स का पेयर बना, 4 बर्ड्स को ग्रुप बनाना है। डिवाइडेड बाय क्या होगा? 7C4, राइट जी। इसको अगर मैं सॉल्व आउट करता हूं तो 5C3 मल्टीप्लाई बाय 2C1 डिवाइडेड बाय 7C4 कितना बनता है? दैट इज गोइंग टू बी 20 डिवाइडेड बाय 35, जिसको अगर मैं सॉल्व आउट करके लिखना चाहूं तो दैट विल बी 4 डिवाइडेड बाय 7। तो यहां पे लिख देते हैं 4/7। सबको यहां तक क्लियर है बेटा? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। सर 7C4 वाला दोबारा करें, 7C4 कैसे आए? बेटा 7C4 इस तरीके से आया है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिजायर आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, राइट। तो यहां पे हमारे पास टोटल आउटकम्स किस तरीके से आएंगे? टोटल आउटकम्स हमारे पास इस तरीके से आएंगे कि आपके पास जितनी भी बर्ड्स है, टोटल आपके पास 7 बर्ड्स है। ये देखो यहां पे लिखा हुआ है ना मैंने, टोटल 7 है। इन 7 में से मुझे 4 सिलेक्ट करनी है, तो वो किसी भी तरीके से 4 आ जाए वो मैं कैसे ले सकता हूं? 7C4, दैट विल बी 7 टोटल बर्ड्स, उसमें से 4 सिलेक्ट करनी है, वो किसी भी तरीके से आ जाए, उसके लिए मैं लिख दूंगा 7C4। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद रखा करो, डिजायर आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम मुझे ऐसे मिलेगा। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। क्या बनेगा हमारे पास? अब 2 गीजेस सिलेक्ट करनी है तो 2C2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय डक्स मुझे 2 लेनी पड़ेगी तो क्या करूंगा? 5C2 डिवाइडेड बाय क्या होगा? टोटल आउटकम विच इज गोइंग टू बी 7C4। इसको अगर मैं सॉल्व आउट करता हूं तो वो मेरे पास क्या बनेगा? दैट इज गोइंग टू बी 5C2 मल्टीप्लाई बाय 2C2 कितना होता है? दैट इज गोइंग टू बी 10 डिवाइडेड बाय 7C4 35 होता है। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी 2 डिवाइडेड बाय 7। तो यहां पे लिख देते हैं इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी दैट इज गोइंग टू बी 2/7। So this is how you are supposed to complete this probability distribution table. अब ये वाला जो हमने कंप्लीट किया है बेटा, ये हम लोगों ने कौन से कॉन्सेप्ट से किया है? ये हम लोगों ने यहाँ पे कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगाया है और उससे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट किया। मैंने जैसे शुरू में कहा था हमें नहीं पता होता कि एग्जामिनर किसके थ्रू ये कंप्लीट करवाएगा। वो ट्री डायग्राम के थ्रू भी करवा सकता है, वो पॉसिबिलिटी डायग्राम्स के थ्रू भी करवा सकता है जो पिछला क्वेश्चन किया है, ये वाला हमने किया है जिसके कॉम्बिनेशन के थ्रू वो हमसे करवा रहा है। जल्दी से इसको नोट डाउन करें फिर इसके रिमेनिंग पार्ट्स करते हैं।
ओके जी, नेक्स्ट उसने कहा है शो दैट ई ऑफ एक्स इज 8/7 वेरिएंस। मैंने कहा था मैं इस पे टाइम नहीं लगाऊंगा, ये सिंपल कैलकुलेशन होती है, ये आप लोग कर सकते हैं। हमें जो मेन फोकस करना है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स पे करना है ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सके। इसका जो थर्ड पार्ट है वो बड़े मजे का है, वो भी कर लेते हैं। कहता है व्हेन द farmer's dog is let loose, it chases either the duck with the probability of 3/5 or geese with the probability of 2/5। ठीक है, if the dog chases the duck, there is a probability of 1/10 that they will attack the dog. If the dog chases geese, there is a probability of 3/4 that they will attack the dog. Given that the dog is not attacked, find the probability that it was chasing geese। ये देखो बेटा, ये मैं बार बार एक वर्ड इसलिए बोल रहा हूं, मैं एक चीज बता दूं, प्रॉब्लम S1 के पेपर के अंदर मैंने फर्स्ट डे एक बात बोली थी, अगर कोई बच्चा ये एनालिसिस कर लेता है कि वो पार्ट होना किससे सॉल्व है, पीछे उस पेपर में कुछ रह ही नहीं जाता है। मैं ये वर्ड्स को बार बार इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं, अभी बहुत आसान है आप लोगों के लिए आइडेंटिफाई करना। जब आप कंप्लीट पास पेपर सॉल्व कर रहे होंगे ना, वहां पे आप लोगों को सबसे ज्यादा मसले ये आते हैं कि सर हर क्वेश्चन में तो वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मेथड है। तो ये कीवर्ड्स आपको हेल्प आउट करेंगे। वहां पे बच्चे इतने कंफ्यूज होके बैठे होते हैं, सर हमने इससे सॉल्व कर दिया, पीछे मार्किंग स्कीम में इससे सॉल्व हुआ था, ये कैसे पता चलेगा। तो बार बार मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं, चोजन का वर्ड कॉम्बिनेशन था, वहां से हमने फाइंड की। अब ये देखो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है गिवन दैट द डॉग इज नॉट अटैक्ड। ये मेरे लिए अगेन हिंट है, पिछला भी अभी हमने क्वेश्चन किया है, ये मेरे लिए हिंट है कि ये वाला जो पार्ट है, खाली ये वाला पार्ट, पूरा क्वेश्चन नहीं, ये वाला पार्ट जो है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आ गया ना वर्ड गिवन दैट का। अब आए इसको भी सॉल्व करते हैं। उससे कहा क्या है, उसने कहा है, मैं इसको जरा नीचे ले आता हूं, उससे हमें कहा ही है, कहते हैं कि फार्मर जब अपना डॉग को लेट लूज करता है, या तो डॉग जाके चेस करेगा डक को, ये आ गई जी डक, या फिर वो चेस करेगा गीजेस को, ये आ गई जी गीजेस। डक को चेस करने की जो उसकी प्रोबेबिलिटी है दैट इज 3/5 और गीजेस को प्रोबेबिलिटी है 2/5। ठीक है, अगर डॉग डक को चेस कर रहा है तो माइट पॉसिबल डक्स उसको अटैक करेंगी या फिर नॉट अटैक करेंगी। तो ये आ गया जी अटैक, ये आ गया नॉट अटैक। सिमिलरली जब वो गीजेस को कर रहा है तो या तो गीजेस उसको अटैक करेंगी या फिर नॉट अटैक करेंगी। If the dog chases the duck, there is a probability of 1/10 they attack the dog। तो यहां पे आ गया जी 1/10, यहां पे कितना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 9/10। अगर गीजेस है तो उसको अटैक करने की उसकी प्रोबेबिलिटी है जी 3/4। नॉट अटैक कितनी आ जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 1/4। Given that the dog is not attacked, find the probability that it was chasing geese। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा कंडीशन क्या है, मैं हाईलाइट करके बता रहा हूं। गिवन दैट द डॉग इज नॉट अटैक्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट वाज चेजिंग गीजेस। नॉट अटैक हो और गीजेस को चेस कर रहा हो, वो हमारे पास न्यूमिनेटर में आएगी। क्या बनेगा हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4। गीजेस को अटैक करे और वो नॉट अटैक हो तो वो हमने ऊपर लिख दी, ठीक होगी बात, डिवाइडेड बाय गिवन दैट के बाद स्टेटमेंट क्या है, डॉग इज नॉट अटैक्ड। भाई किसी भी तरीके से डॉग नॉट अटैक्ड हो वो सारी की सारी नीचे लिख देनी है। तो वो कैसे कैसे हो सकता है, एक तो वो गीजेस को जाके चेस करे और नॉट अटैक्ड हो, तो 1/4 यहां पे ये वाली आ गई जो ऊपर लिखी है। और अगर वो डक को कर रहा है चेस और फिर भी नॉट अटैक्ड रहे तो वो भी आ जाएगी। प्लस क्या लिखूंगा मैं, 3/5 multiply by 9/10। That is going to give us the answer for us। सबको ये वाला पार्ट क्लियर है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन किए हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एज वेल। जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बात करते हैं।
एवरीबडी नोट डाउन दिस, उसके बाद एक और स्टेप अहेड चलते हैं, एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं. ओके जी, now let's move towards the difficult question for this. Everybody take 2 minutes, try to solve this question. इस क्वेश्चन में आप लोग चलें पहले ट्राई लें, फिर मैं सॉल्व करके बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है. जल्दी से एक ट्राई लें आप लोग. ओके जी, ना एवरीबडी फोकस ओवर हियर. ये जो क्वेश्चन है बेटा, इसके लिए एक चीज याद रखिएगा. अगर आप एक चीज इस क्वेश्चन में नोट करो ना, तो इसमें फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है जिसमें एक प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और उसके एग्जामिनर ने 3 मार्क्स दिए हुए हैं. नीचे पूरा टेबल फिलअप करना है और उसके भी 3 मार्क्स है. राइट? याद रखिएगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो यहां पे एग्जामिनर ने ये जो 3 मार्क्स दिए होते हैं, बच्चे कहते हैं सर ऊपर एक प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसके 3 मार्क्स है और नीचे पूरा टेबल फिल करना है उसके भी 3 मार्क्स है. ये कैसे जस्टिफाइड है? ये इस तरीके से जस्टिफाइड है कि एग्जामिनर पहला पार्ट वो शो दैट के लिए इसलिए देता है कि आप अपना जो मेथड है हाउ टू कैलकुलेट दिस प्रोबेबिलिटी वो फर्स्ट पार्ट में डिसाइड कर लोगे. उसके बाद नीचे वाले पार्ट्स के लिए आपने सिंपल सिंपल वैल्यूज को चेंज करना है, आपका मेथड फर्स्ट पार्ट में डिसाइड हो जाएगा. राइट? तो इसलिए जो फर्स्ट पार्ट है उस पर बड़ा टाइम लगाना है, क्योंकि एक दफा आपने जब मेथड डिसाइड कर लिया और शो कर दिया कि आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आ गई है, उसके बाद जो नेक्स्ट टेबल है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें वैल्यूज को चेंज करना है, बाकी टेबल खुद ब खुद प्लॉट हो जाएगा. इसलिए फर्स्ट पार्ट जो है जो शो करने वाला है उस पर बहुत टाइम लगाना है हमें. राइट? अब गौर से देखिएगा कि किसको किस तरीके से करना है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट अगर हो गया तो फिर टेबल बहुत आसान है. अब वो हमें क्या क्या रहा है, कहते हैं अ फेयर टेट्राहेड्रल डाई
हैज 4 ट्रायंगुलर फेसेस 1 2 3 4। आपके पास एक डाई है जिसके ऊपर 1 2 3 4 4 नंबर्स लिखे हुए हैं। कहता है द स्कोर व्हेन दिस डाई इज थ्रोन इज द नंबर ऑन द फेसेस दैट द डाई लैंडेड ऑन। द डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स। द रैंडम वेरिएबल x इज द स्कोर ऑन द 3 1। आपके पास 3 दफा इस डाइस को फेंका जाता है और स्कोर आपका रिप्रेजेंट करता है तीनों के सम को। फॉर एग्जांपल आपने पहली दफा फेंका आपको 1 मिल गया, दूसरी दफा फेंका आपको 2 मिल गया, तीसरी दफा फेंका आपको दोबारा 1 मिल गया, तो 1 + 2 + 1, तो दैट विल बी लीडिंग अस टू 4, तो वो मेरा स्कोर बन जाएगा, राइट। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, गौर से सुनिएगा सारे, आपको लिखेगा नहीं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले उनका ज़हन आता है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी डायग्राम बना लो इस तरीके का और आपके पास इस तरीके से सारे पॉसिबल आउटकम्स को लिस्ट अप कर लो, जो कि हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन में किया था काम, ये वाले क्वेश्चन में, ये वाले में, राइट। आप लोगों के ज़हन में पहला थॉट ही ये वाला आता है, इसको पॉसिबिलिटी डायग्राम कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम सारे पॉसिबल आउटकम्स को लिस्ट अप कर लेते हैं। बेटा ये वाला जो मेथड है ये बेस्ट तब काउंट करता है जब आपके पास 2 दफा डाइस हो। 2 के केस में ये बेस्ट होता है, बहुत इजीली हमें आंसर्स दे देता है, सारे आउटकम्स हमें यहाँ पे निकाल के दे देता है। अगर 2 से ज्यादा होंगे, जैसे हमने अपनी डाइस को 3 दफा फेंका है, तो ये तो सूटेबल अप्रोच ही नहीं है, ये 3 दफा के लिए कर ही नहीं सकते आप, तो ये वाला जो ऑप्शन है इस केस में वैलिड नहीं रहता है, राइट। 2 के लिए अगर सिनेरियो, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था जी रेड स्पिनर और ब्लू स्पिनर है, यहाँ में कह देता है डाइस 2 दफा फेंकी गई है, तो ये बहुत पॉसिबल आउटकम्स है, ये बेस्ट सोल्यूशन है इसको करने के लिए, टाइम भी कम सेव हो, टाइम भी कम लगता है, आउटकम्स भी सारे आ जाते हैं, तो 2 के केस के लिए ये बेस्ट होता है। अगर कहीं पे वो भी कह दे कि जी डाइस इज थ्रोन ट्वाइस या स्पिनर इज स्पन ट्वाइस या 2 स्पिनर है, ये कर लिया करें, बड़ी इजीली आपके पास हो जाता है, लेकिन 2 से ज्यादा के लिए ये वाला काम नहीं करना है। सबको ये वाला पॉइंट क्लियर है? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। ओके, अब आते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो और से देखिएगा। यहां पे उसने हमें कहा है कि जी मैंने अपने डाइस को 3 दफा थ्रो किया है, आपको ये देखना है कि आपके पास 9 किस तरह से आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे 9 पे, बाद में बाकियों पे बात करेंगे। बेटा जब भी 2 से ज्यादा का केस हो तो आपने क्या करना है, अगर आप लोगों को वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट वाले केसेस याद हो, मैं खोल के भी दिखाता हूं आपको, किधर है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इधर होगा, नहीं ये तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। ये देखें, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने जब ये वाला केसेस किए थे तो मैंने 2 तरह से सॉल्यूशंस बताए थे। मैंने कहा था एक होता है कि आप अपने आउटकम्स इस तरीके से ब्रैकेट में लिस्ट अप करते हो, एक होता है आप पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाते हो। मैंने कहा था दोनों केसेस हमारे सिलेबस में हमें दोनों के लिए करना होता है, राइट। अगर यहाँ पे याद हो तो ये पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाया था और यहाँ पे मैंने आउटकम्स को भी लिस्ट किया था, राइट, ये ब्रैकेट्स के केस में। अगर मोर देन 2 का केस हो तो दिस इज द मेथड विच इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व इट। आप सारे आउटकम्स को पहले लिस्ट अप करेंगे इस तरीके से ब्रैकेट के केस में और उसके बाद हम बनाएंगे, लेकिन इधर भी मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूं। अब क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। हमें फाइंड करना है कि भाई आपकी जो डाइस है उसके ऊपर जो नंबर्स लिस्टेड है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, राइट, ये नंबर्स लिस्टेड है। मुझे ये फाइंड करना है कि जो मेरा स्कोर है x इज इक्वल टू 9, वो फाइंड करना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सबसे पहले बेटा आपने बनाना है कि आपके पास 9 आ कैसे सकता है। गौर से देखिएगा, अभी कोई लिखेगा नहीं। सबसे पहला सिनेरियो मेरे पास क्या बन सकता है, अगर मेरे पास 1 आ जाए, 4 आ जाए, 4 आ जाए, क्या मेरे पास 9 बनेगा? 1 + 4 दैट इज 5 + 4 दैट विल बी इक्वल्स टू 9। सारे मेरे पास इस पे एग्री करते हैं? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। सारे इधर फोकस करें, लिखेगा कोई नहीं। ओके, उसके बाद 9 मेरे पास एक और तरीके से भी आ सकता है। वो कैसे आ सकता है कि अगर मुझे 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, 2 + 3 दैट इज गोइंग टू बी 5, 5 + 4 दैट विल बी इक्वल्स टू 9, तो मुझे दोबारा से 9 मिल गया, ठीक है। फिर 9 मुझे कैसे मिल सकता है कि मैं अगर डाइस को फेंकूं तीनों दफा मुझे 3 3 3 अचीव हो जाए, तब भी मेरे पास 3 + 3 6 + 3 9 हो जाएगा, तब भी मुझे मिल जाएगा।
ये 3 केसेस हैं जिसके थ्रू मुझे 9 मिल सकता है, राइट। अब आपके ज़हन में एक और बात भी आ रही होगी कि सर ये जो आपने 144 लिखा है, ऐसे भी तो हो सकता है कि 441 हो जाए, ऐसे भी हो सकता है 414 हो जाए। आपका पॉइंट बिल्कुल जस्टिफाइड है। अब पॉइंट यहां पे ये है कि हम यहां पे ये नहीं करेंगे कि जी 441 के लिए भी बनाएंगे, 141 के लिए भी बनाएंगे और सारों के वो बनाएंगे, नहीं। हम लोग यहां पे एक शॉर्ट मेथड लगाएंगे। वो क्या है, गौर से सबने सुनना है। वो किस तरह से आएगा, अगर आप लोग देखो, आप लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशंस पढ़ के आए हो मेरे साथ। परमुटेशन हमें क्या बताती थी कि अगर मेरे पास लेट्स से 3 लेटर्स हैं ए बी सी, उन तीनों की आपस की अरेंजमेंट के लिए हम क्या करते होते थे, ए बी सी 3 लेटर्स होते थे तो उसके लिए हम करते थे 3 फैक्टोरियल। अगर बीच में कोई रेपिटेशन होती थी तो उसको हम डिवाइड कर देते थे डिनोमिनेटर में। अगर 2 लेटर्स रिपीट हो रहे होते थे तो डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल आ जाता था। सबको याद है, हम लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ये काम किया हुआ है। इसी तरीके से उस कॉन्सेप्ट को हम यहां पे यूटिलाइज कर लेंगे। आप अगर यहां पे देखो तो 3 लेटर्स है, 1 है, 4 है, 4 है। इन तीनों की आपस की अरेंजमेंट, उसके लिए हम क्या करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्योंकि 2 4 रिपीट हो रहे हैं तो डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 2 फैक्टोरियल। जब आप ये करोगे 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो वो आपको क्या दे देगा कि इसके जितने पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बन सकती हैं वो सारी की सारी यहां पे आ जाएंगी। आपको अलग से दोबारा से बनाने की जरूरत ही नहीं है। आपको यहां पे ये करने की जरूरत ही नहीं है 4 1 4 वो वाला सारा, या फिर 4 4 1 ये वाला सारा जो है वो ये वाला नंबर ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर लेगा। इसको हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई भी करेंगे, वो भी हम थोड़ी देर में देख सकते हैं। सबको ये 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल क्लियर है, पहले उतनी बात कर लें। थम्स अप आने चाहिए मुझे, अगर किसी को नहीं समझ आया प्लीज पूछ लें। बेटा ये इमोजी से खेलना बाद में खेलेगा, मुझे सिर्फ एक दफा थम्स अप किया करें। नतीजा बच्चे दोबारा सुन लें, मैंने ये जो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल किया है वो इसलिए किया है ताकि ये जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट जिसमें 1 1 1 4 4 है, ये डिफरेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट से भी हो सकता है। ऐसे भी तो हो सकता है मैं डाइस को फेंकूं, पहले 4 आ जाए, फिर 4 आ जाए, फिर 1 आ जाए। ऐसे भी हो सकता है 4 1 4 आ जाए। तो उन अरेंजमेंट्स को केटर करने के लिए मैंने 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 लेटर्स है, 3 डिजिट्स है, 3 फैक्टोरियल उसके लिए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 4 रिपीट हो रहे हैं। हमने पढ़ा हुआ है फैक्टोरियल ऊपर आता है, रेपिटेशन नीचे आती है। उसके लिए हमने किया 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई किससे होगा, मल्टीप्लाई बाय द प्रोबेबिलिटी। गौर से देखिएगा, 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, दैट इज गोइंग टू बी, एक 1 है, टोटल आपके डाइस कितने आउटकम्स दे सकती है, 4 दे सकती है। तो क्या लिखूंगा मैं, 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय दोबारा से 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 बाय 4। कैसे, जैसे आप सिंपल डाइस फेंकते हो, डाइस में 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6। यहाँ पे हमारी जो डाइस है उसके अंदर 4 फेसेस है, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 डिवाइडेड बाय 4, 4 आने की क्या होगी, 1/4, 4 आने की क्या होगी, 1/4। तो यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी लिखी मल्टीप्लाई बाय, ये जो मेरे पास है दिस इज फॉर द अरेंजमेंट्स, ये आपकी अरेंजमेंट्स के लिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सबको यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, थम्स अप आने चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। ओके, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। 2 3 4, इसके लिए क्या होगा, 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3 आने की कितनी है, 1/4, 4 आने की कितनी है, 1/4। इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 लेटर्स है 1 2 3, तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल से। कोई रेपिटेशन नहीं है तो डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं किया, इन दोनों को आपस में हमने क्या कर देना है, प्लस। सबको क्लियर है। फिर आते हैं 3 3 3 पे, इसको मैं इसके नीचे कर देता हूं, ये इसकी प्रोबेबिलिटीज, इसको इसके नीचे कर देते हैं, ये इसकी। अब करते हैं 3 3 3 के लिए। 3 3 3 के लिए कैसे होगा, 3 आने की प्रोबेबिलिटीज 1/4 मल्टीप्लाई बाय दोबारा 3 आने की 1/4 मल्टीप्लाई बाय दोबारा 3 आने की 1/4।
रेपिटेशन, ये आपके पास इनकी आपस की अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 रिपीट हो रहे हैं, तो 3 फैक्टोरियल एक और दफा आ गया, इसको आप भी प्लस कर दिया हमने। तो इसको अगर मैं सॉल्व आउट करूं तो दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड मी विद द प्रोबेबिलिटीज कि जी आपके पास 9 किस किस तरीके से आ सकते हैं। बेटा पॉइंट सिर्फ इतना है कि आपको अगर सारे आउटकम्स बनाने हैं, 1 4 4 के सारे आउटकम्स, 2 3 4 के सारे आउटकम्स शौक से बनाए, पेपर 1 आवर 15 मिनट्स का है, उसमें कंप्लीट करना है, तो इतना टाइम नहीं होता कि हमने सारे आउटकम्स बनाने बैठ जाए। हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करना है। आपके पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स परमुटेशन बताती है, तो भाई अगर मुझे नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स बतानी है कि 1 4 4 कैसे कैसे अचीव हो सकता है, तो 3 लेटर्स है, 3 फैक्टोरियल कर दो, डिवाइडेड बाय रेपिटेशन कर दो, तो वो आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बता देगा, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते, दैट इज गोइंग टू गिव यू द आंसर फॉर अस। इसको सॉल्व कर ले, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे मेरे पास कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर क्या आएगा 64, प्लस यहां पे क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 6 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 64 प्लस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 64 यहां पे भी आ जाएगा, तो 64 बीइंग माय एलसीएम, तो दैट इज गोइंग टू बी 3 प्लस 6 प्लस 1, तो यहां से मेरे पास स्ट्रेट अवे कितना आंसर आ गया, दैट इज गोइंग टू बी 10 डिवाइडेड बाय 64, जो कि हमें शो करना था, एंड दैट इज बीन द आंसर फॉर अस। सबको यहां तक क्लियर है बेटा? एवरीबॉडी ओके। अब यहां पे पॉइंट ये आता है कि जब मैंने इसको सॉल्व करके शो कर दिया है, अब ये जो बी पार्ट का टेबल फिलअप कर रहा है, ये मेरे लिए कोई मसले वाली बात नहीं होनी चाहिए। उसकी रीजन ये है, मैंने यहां पे मेथड डिसाइड कर लिया है। अब मुझे सिंपल इस मेथड को इंप्लीमेंट करना है। एवरीबॉडी टेक 2 मिनट्स, इसको जल्दी से नोट डाउन कर ले, फिर अपना टेबल फिलअप करते हैं जल्दी से। 9 की फाइंड कर ली हुई हमने, मैं अपने टेबल पे इसको लिख देता हूं। 9 आने की मेरे पास 10 डिवाइडेड बाय 64 आ चुकी हुई है। रह गई है 5 6 8, सॉरी 9 की है, मैंने 10 के नीचे लिख दिया। कितनी होगी 10 डिवाइडेड बाय 64। ठीक है जी, हमारे पास जो रह गई है वो 10 की रह गई है, 11 की रह गई है और 12 की रह गई है। जल्दी से इसको नोट आउट करें, फिर हम लोग इसको फिलअप करते हैं। ओके जी, अब ये जो मैंने स्क्वायर आउट किया है, ये बेटा मेरा मेथड है। मैंने क्या कहा है, फर्स्ट पार्ट पे टाइम लगा लेना है और मेथड अपना डिसाइड कर लेना है। जिसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, देखो एग्जामिनर इसीलिए पहले पार्ट में शो करवा रहा है कि अगर आपका फर्स्ट पार्ट शो हो गया, टेबल आपका बहुत इजी रह जाएगा। अब मैंने मेथड डिसाइड कर लिया, अब मैंने सिर्फ इसको इंप्लीमेंट करना है। अब 5 पे चलते हैं, 6 8 10 11 और 12, गौर से देखिएगा। अब फाइंड कर रहे हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 5। 5 बन कैसे कैसे सकता है, पहले तो उसको लिस्ट अप करते हैं। 5 मेरे पास आ सकता है 1 2 2, राइट। 1 प्लस 2 कितना होगा 3, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। दूसरा मुझे 5 अचीव हो सकता है 1 1 3 से। 1 प्लस 1 कितना होगा 2, प्लस 3 कितना होगा 5 आ जाएगा। 1 आने की प्रोबेबिलिटी इज 1 ओवर 4, मल्टीप्लाई बाय 2 आने की 1 ओवर 4, मल्टीप्लाई बाय 2 आने की 1 ओवर 4, ये लिख दी। इनकी आपस की अरेंजमेंट क्या होगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रेपिटेशन है 2 फैक्टोरियल की, ये लिख दिया। मेथड डिसाइड हो गया, अब सिंपल इंप्लीमेंट हो रहा है। प्लस यहां पे क्या होगा 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 4, ये मैंने इसकी लिख दी। आपस की अरेंजमेंट के लिए क्या करूंगा, दोबारा से 3 लेटर्स हैं,
3 फैक्टोरियल, 2 1 रिपीट हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। सबको ये वाला क्लियर है? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे भी सबके। 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल क्या होता है? दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 64 प्लस 3 multiplied by 1 over 64 that lead us to the answer which is going to be 6 divided by 64 और ये मेरे पास x is equals to 5 की आ गई। इसको भी जाके अपने टेबल पे लिख देते हैं। कितनी है जी? 6 divided by 64। सबको यहाँ तक क्लियर है बेटा? Everybody clear with the x is equals to 5? thumbs up चाहिए मुझे। Yes sir. Okay. Now the next one. नेक्स्ट उस पे चलते हैं। x इज इक्वल्स टू 6। गौर से देखिएगा 6 कैसे अचीव हो सकता है? 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए। 1 प्लस 2 3 होगा, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 6। उसके बाद 1 1 4, उसके बाद 2 2 2, तीनों दफा 2 2 2 आ जाए तब भी 6 आ जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे? गौर से देखें, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1 ओवर 4, 2 आने की 1 ओवर 4, 3 आने की 1 ओवर 4। आपस की अरेंजमेंट के लिए क्या होगा? 3 फैक्टोरियल, रेपिटेशन इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो एज इट इज लिख दिया, प्लस यहाँ पे क्या होगा? 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 1 रिपीट हो रहे हैं 2 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे क्या आएगा? 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 4। 3 फैक्टोरियल आपस की अरेंजमेंट डिवाइडेड बाय रेपिटेशन भी 3 फैक्टोरियल की है, राइट जी। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो वो मेरे पास क्या बनेगा? दैट इज गोइंग टू बी 3 डिवाइडेड बाय 64 प्लस यहाँ पे कितना आएगा? नहीं, यहाँ पे 6 आएगा, 3 फैक्टोरियल है। सो दिस इज गोइंग टू बी 3 डिवाइडेड बाय 64 प्लस ये और ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 64 दैट लीड अस टू अगेन 10 डिवाइडेड बाय 64। ये मेरे पास किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 6 की। ठीक है जी, सबको यहां तक क्लियर है? ये वाला x इज इक्वल्स टू 6 भी। फिर चलते हैं, नेक्स्ट किसकी निकालनी थी? x इज इक्वल्स टू 6 को टेबल पे प्लेस करते हैं जी। 10 डिवाइडेड बाय कितना है? 64। फिर चलते हैं 8 पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 8। लिस्ट आउट करते हैं 8 कैसे कैसे बन सकता है। 1 3 4, फिर बन सकता है 2 2 4, फिर बन सकता है 2 3 3। 2 प्लस 3 कितना होगा? 5, 5 प्लस 3 कितना होता है? 8। इसकी भी लिख देते हैं, बहुत ही सिंपल है। 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? 3 फैक्टोरियल, कोई रेपिटेशन तो है ही नहीं, प्लस कितना होगा? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 2s रिपीट हो रहे हैं इनटू 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 4, प्लस यहाँ पे क्या होगा? 1 ओवर 4 इंटू 1 ओवर 4 इंटू 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई किससे होगा? 3 फैक्टोरियल से, डिवाइडेड बाय क्या होगा? 2 फैक्टोरियल। तो यहां से कितना आ जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी 6 divided by 64 plus 3 divided by 64 plus 3 divided by 64 and that lead us to 12 divided by 64. That is for the x is equals to 8. फिर चलते हैं 10 पे। नेक्स्ट निकालना है x is equals to 10। 9 ऑलरेडी कर दिया था पिछले पार्ट में। 10 कैसे बन सकता है? 2 4 4 प्लस 3 3 4। दिस इज हाउ यू कैन अचीव 10। और कोई नहीं बन सकता है इसका। 3 प्लस 3 6, 4 10 हो गया। 2 प्लस 4 6 प्लस 4 10 हो गया। ठीक है, क्या बनेगा हमारे पास? इसको अगर मुझे करना है 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय किससे होगा? 3 फैक्टोरियल से, डिवाइडेड बाय भी क्या होगा? 2 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे कितना होगा? 1 ओवर 4 इंटू 1 ओवर 4 इंटू 1 बाय 4। सो मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? 3 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय भी क्या आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल। तो क्या बनेगा हमारे पास? दैट इज गोइंग टू बी, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, सो दैट इज गोइंग टू लीड अस टू 6
डिवाइडेड बाय 64 प्लस क्या आएगा यहाँ पे अगेन 6 डिवाइडेड बाय 64, नो 6 नहीं 3, सॉरी माय बैड, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल भी है, सो दैट इज गोइंग टू बी 3 फैक्टोरियल और इधर भी आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया 6 डिवाइडेड बाय 64, दैट इज फॉर द 10। उसके बाद चलते हैं x इज इक्वल्स टू 11 पे। 11 के लिए क्या होगा हमारे पास, 11 के लिए सिर्फ एक बनेगा 3 4 4, 4 प्लस 4 8 होता है, प्लस 3 कितना हो जाएगा 11। तो इसके लिए क्या आएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इनटू क्या आएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो यहां से मेरे पास कितना आ गया, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 64। लास्ट इज फॉर द x इज इक्वल्स टू 12, उसके लिए क्या होगा सिंपल 4 4 4, वो क्या बनेगा हमारे पास, दैट इज 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय भी 3 फैक्टोरियल, तो वो कितना आ गया स्ट्रेट अवे, दैट इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय 64 एंड दैट कंप्लीट्स अस द टेबल। इज दैट क्लियर विद एवरीवन? जी हमजा बोलो बेटा। सर इस क्वेश्चन के लिए पेपर में टाइम कितना होगा? मैं अभी टाइम पे आता हूँ, 2 मिनट दे दो मुझे, पहले नोट डाउन कर लो। सबने नोट डाउन कर लिया है? ओके बेटा, सबको ये क्वेश्चन समझ आया है? इट्स एन ए स्टार क्वेश्चन फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। मैं अभी टाइम पे बात करता हूँ कि इसको टाइम कितना देना है, मैं उस पॉइंट पे आता हूँ। पहले तो ये बात क्लियर कर लें, ये सबको समझ आना चाहिए, इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जामिनर ने नहीं दिया हुआ है। ओके, नाउ द पॉइंट इज, जैसे हमजा ने पूछा सर इसके ऊपर टाइम कितना देना है, बेटा देखिए एक चीज समझे, आपके पास ए स्टार क्वेश्चन पेपर में एक होता है, ऐसे नहीं होता कि हम हर चैप्टर का आपको ए स्टार क्वेश्चन बना के दे दें, नहीं, दैट्स नॉट द केस। आपके पास ए स्टार क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक होगा। अब पॉइंट ये है, क्योंकि हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, तो माय जॉब है कि आपके पास उस चैप्टर के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो भी करें। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं होता कि एक पेपर आए जिसके अंदर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का भी ए स्टार क्वेश्चन आ जाए, उधर से आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का भी ए स्टार क्वेश्चन आ जाए, और उधर से आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी ए स्टार क्वेश्चन हो जाए। ऐसा पेपर नहीं बनाता एग्जामिनर। एग्जामिनर है, पागल इंसान नहीं है वो, ठीक है। पॉइंट इतना है कि जब ए स्टार क्वेश्चन आता है तो वो एक चैप्टर का होता है। अब जैसे ये वाला अगर ए स्टार क्वेश्चन आया तो मेरे इस पे 5 to 7 मिनट्स लगने चाहिए इस पे। देखिए 1 घंटा 15 मिनट का पेपर है, तो 7 to 8 मिनट्स आपके पास जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। अब इस क्वेश्चन के लिए इतना टाइम जस्टिफाइड है, उसकी रीजन ये है कि इसके अलावा जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे, ऑब्वियसली बात है एग्जामिनर ने उसमें डिफिकल्टी लेवल कम रखा होगा, तो मैं वहां पे वो वाले जो क्वेश्चन होंगे उनका टाइम जो है वो इधर यूटिलाइज करूंगा। तो ए स्टार क्वेश्चंस जो होते हैं उनको एंड में किया जाता है ताकि हम बाकी कर लें, उसके बाद क्वेश्चन जो है उस पे ऊपर वापस आके हम एक्स्ट्रा टाइम, जो बाकी रिमेनिंग इजी क्वेश्चंस होते हैं जो कि जल्दी से हो जाते हैं, वो टाइम फिर आपका वहां पे यूटिलाइज हो जाता है, राइट। पॉइंट सिर्फ इतना है, इस क्वेश्चन के डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का जब भी ए स्टार क्वेश्चन आएगा, एग्जामिनर हमेशा क्या करेगा, लेट मी फर्स्ट फिल दिस टेबल, मैंने प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर ली हुई है। 12 डिवाइडेड बाय 64 इसकी थी, 10 की कितनी थी, 10 की जी है 6/64, फिर 3 डिवाइडेड बाय 64 एंड देन 1/64। ये क्वेश्चन करवाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है आपको कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात कर रहा हूं मैं बाकी चैप्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं अभी,
एग्जामिनर ने जब भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का ए स्टार क्वेश्चन दिया है उसने फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी को शो करवाया है कि भाई ये वाली प्रोबेबिलिटी शो करो। आपने इस फर्स्ट पार्ट में टाइम दे देना है थोड़ा सा, ठीक है। टाइम देने का मतलब ये है कि यहां पे थोड़ा सा सोच लेना है। क्यों सोच लेना है? एक दफा आपने ये वाला आंसर शो कर दिया, आपका मेथड क्लियर हो जाएगा, आपका मेथड जस्टिफाई हो जाएगा कि हाँ यार मुझे इस मेथड से सॉल्व करना है। एक दफा आपका ये वाला आंसर शो वाला ठीक हो गया तो इसका मतलब ये है कि बाकी आपको जो नीचे टेबल है उसके ऊपर वही मेथड को रिपीट करना है। मैंने यहाँ पे एक दफा जब इसका बना लिया था x = 9 का, तो मैंने ये जो 5, 6, 8, 10, 11, 12 है इसके लिए कुछ भी नहीं किया यार, सिंपल सिंपल बनाए और उसके बाद सेम रिपीट करता गया मैं, राइट। तो जो फर्स्ट जो शो करने वाला देगा उस पर टाइम यूटिलाइज करके अपना मेथड एक दफा सही कर लेना है, उसके बाद सिंपल सिंपल वैल्यूज को रिपीट ही करना है, राइट। तो इसलिए इस क्वेश्चन को जब भी आए वो इस तरीके से आपने देखना है। और जो रीसेंट पेपर्स आ रहे हैं उसमें वो दे ही ऐसे रहा है कि पहले पार्ट में वो एक शो करवा देता है, फिर कहता है कि जी आप टेबल कंप्लीट करें। और याद रखिएगा वो मार्क्स ऐसे ही रखेगा कि एक जो फर्स्ट शो वाली उसके मार्क्स ज्यादा रखता है, क्योंकि एग्जामिनर का पॉइंट यहाँ पे यही है कि बच्चे का मेथड फर्स्ट पार्ट में क्लियर हो जाए, बाद में उससे सिंपल सिंपल वैल्यूज को चेंज करके सॉल्व करना है। हमजा क्लियर हो गया आंसर? Yes, sir. ओके जी। नाउ द पॉइंट इज, अभी तक जितनी हम कर चुके हैं S1 की चीजें, जो मैं की पॉइंट्स लिखवाता जा रहा हूं, प्लीज बेटा इसको याद रखें। ये जब पूरा पेपर सॉल्व करने बैठते हैं ना, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आपने भी जब S1 के कंप्लीट पेपर सॉल्व करने हैं, मसले आप लोगों को सबसे ज्यादा इधर ही आने हैं कि जी आपके पास क्या कहते हैं पेपर में डिसाइड करना कि किस मेथड से सॉल्व होगा, दैट्स द मेन टास्क, राइट जी। नाउ दिस इज द ए स्टार क्वेश्चन फॉर दिस। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वो ये वाला है। अभी बैठे सारे इस क्वेश्चन की पिक्चर लेने, वैसे तो मैं ड्राइव में ये सारी चीजें अपडेट कर रहा हूं आपकी। इसका जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है, ये वाला और ये वाला, अगेन यहां पे भी अगर आप देखो तो उसने कहा है शो दैट p = 1/2। इसके उसने 3 मार्क्स रखे हुए हैं। फिर उसने कहा है ड्रॉ अप द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द सम ऑफ द 3 कार्ड्स, ये उसने 4 मार्क्स रखे हुए हैं, राइट। इधर क्योंकि 1 मार्क्स इसलिए ज्यादा दिया है कि पिछले क्वेश्चन में एग्जामिनर ने टेबल आपको दे दिया था, यहाँ पे आपको टेबल भी खुद बनाना है और x की वैल्यूज को भी खुद डिसाइड करना है, इसलिए उसने यहाँ पे 1 मार्क्स ज्यादा दिए, राइट। तो अब आपने करना ही है, दिस इज येट अगेन अनदर ए स्टार क्वेश्चन। इसको बैठ के सारे ट्राई करें और कल की क्लास में फिर मैं इसको क्लास में करवाऊंगा। पहले जरा आप लोग ट्राई करें, ये भी उसी की तरह का क्वेश्चन है पहले, लेकिन ट्राई आप लोगों ने करनी है। इसकी सारे स्क्रीनशॉट ले लें और ये क्वेश्चन अभी बैठ के सारे करें, ताकि देखें आप लोगों से होता है। अगर पिछला समझ आ गया तो ये वाला भी समझ आ जाना चाहिए, इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। मैं ये कल चेक करूंगा सबका। I hope this is clear to everyone. Let's keep it up till here. कल की क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। See you guys tomorrow. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.